दोस्तों, आज मैं आपके लिए 2024 चुनाव में हिंदू मुसलमान की सियासत का एक्सरे करने जा रहा हूं। यह इसीलिए करना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि पिछले 24 घंटे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बयान पर पूरे देश में विपक्ष हंगामा मचा रहा है। कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की शिकायत लेकर चुनाव आयोग पहुंच गई। सवाल है कि कांग्रेस राज आने पर क्या सच में हिंदुओं की संपत्ति खतरे में है दोस्तों? क्या वो मुसलमानों में बटेगी? दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर दावा किया है और बड़ी बात कही है कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो लोगों की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा और जनता की संपत्ति उन लोगों में बांट दी जाएगी जिनके ज्यादा बच्चे हैं और जो घुसपैठिए हैं। आज अलीगढ़ में भी उन्होंने कहा कि आपकी संपत्ति पर कांग्रेस पार्टी की नजर है। दोस्तों, इस दावे के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान का हवाला दिया, जिसमें मनमोहन सिंह ने देश के प्रधानमंत्री रहते हुए कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला हक मुसलमानों का है। कांग्रेस कह रही है दोस्तों कि वो ऐसा कुछ करने वाली नहीं है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस के हिसाब से जनता को भाई गुमराह कर रहे हैं। अब ऐसे में मेरे लिए जरूरी है कि पूरे मामले की पड़ताल मैं करूं और सच आपके सामने रखूं दोस्तों, मेरी पड़ताल में 3 बड़े सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। पहला सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान का आधार क्या है, उन्होंने क्यों ये बयान दिया। दूसरा, मुसलमानों पर कांग्रेस के घोषणा पत्र में क्या वादे किए गए हैं, इसका जवाब मैं आपको दूंगा। और तीसरा सवाल, राहुल गांधी ने दोस्तों क्या कहा था कि पीएम जैसा कह रहे हैं कि ऐसे ही राहुल गांधी ने पहले कहा था, इसका जवाब मैं आपको दूंगा। आपकी संपत्ति पर कांग्रेस अपना पंजा मारना चाहती है। देश का एक्सरे कर देंगे। ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। कम से कम झूठ आपको शोभा नहीं देता। आपके घोषणा पत्र में सर्वे की बात है या नहीं है? प्रधानमंत्री का हाथ माता बहनों के मंगलसूत्र तक जाता है, ये नहीं दिखता है क्या इलेक्शन कमीशन को? हिंदू मुसलमान की बात करना प्रधानमंत्री स्तर पर शोभा नहीं देता है। हिंदू मुसलमान का टॉपिक जब भी आता है हर दल को भाता है, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस, टीएमसी हो या समाजवादी पार्टी। लेकिन इस बार हिंदू मुसलमान का मुद्दा इसलिए ज्यादा गर्म है क्योंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आया है, वो भी 2 दिन में लगातार 2 बार। अगर पता चला कि आपका गांव में भी एक घर है तो 2 में से 1 छीन लेंगे कि आपको 2 की जरूरत नहीं है, जिसको नहीं उसको दे देंगे। आपकी मेहनत की कमाई, आपकी संपत्ति पर कांग्रेस अपना पंजा मारना चाहती है। ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दावे का आधार क्या है, इसके लिए आपको 17 दिन पीछे जाना पड़ेगा। 5 अप्रैल को कांग्रेस ने 48 पेज का घोषणा पत्र जारी किया था। इस पूरे घोषणा पत्र पढ़ने के बाद जो बड़ी बातें सामने आई वो ये कि कांग्रेस देश भर में आर्थिक सामाजिक जाति जनगणना करवाएगी, जिससे कांग्रेस जातियों, उपजातियों और उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति का पता लगवाएगी और जनगणना से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर कांग्रेस उनकी स्थिति में सुधार के लिए सकारात्मक कदम उठाएगी। ये पेज नंबर 7 है और इस पेज में कहीं भी मुसलमानों का जिक्र नहीं है। अल्पसंख्यकों को पेज नंबर 9 में जगह दी गई। इसके लिए इसमें लिखा है कि कांग्रेस अल्पसंख्यकों के मौलिक अधिकारों को बरकरार रखेगी
उनके व्यक्तिगत कानून को मानने की आजादी होगी। उनका खान पान या भाषा, इन सब की स्वतंत्रता होगी। उन्हें आसान ऋण दिया जाएगा और बिना भेदभाव के अल्पसंख्यकों को हर क्षेत्र में समान अवसर दिए जाएंगे। इस घोषणा पत्र को कुछ दिनों पहले पीएम मोदी ने मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र बताया था, लेकिन कांग्रेस लोगों की संपत्ति लूटकर मुसलमानों को बांट देगी। पीएम के इस दावे को राहुल गांधी के बयान से जोड़कर देखा जा रहा है। 6 अप्रैल को राहुल गांधी ने हैदराबाद में क्या कहा था, यह आपको सुनना चाहिए। हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे, ये पता लगाएंगे हिंदू किसके हाथों में है, कौन से वर्ग के हाथ में है, और इस ऐतिहासिक कदम के बाद हम क्रांतिकारी काम शुरू करेंगे। जो आपका हक बनता है वो हम आपके लिए आपको देने का काम करेंगे। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। पीएम के बयान को लेकर इंडिया गठबंधन दावा कर रहा है कि हिंदू मुस्लिम कार्ड इसलिए खेला गया है क्योंकि पहले चरण के चुनाव में बीजेपी फ्लॉप रही है, जबकि बीजेपी का दावा है कि पहला चरण उसके पक्ष में गया है। 19 अप्रैल को पहले चरण में 102 सीटों पर मतदान हुआ, जिसमें 64% वोट पड़े, जबकि 2019 में 69% वोटिंग हुई थी, यानी इस बार वोटिंग 5% कम हुई। मतदान कम क्यों हुआ और इससे किसको फायदा, किसको नुकसान होगा, इन सवालों का जवाब सभी दल तलाश रहे होंगे। लेकिन बयानों में तलखियां और विकास की जगह सुर्खियां बटोरता हिंदू मुसलमान का मुद्दा, ये सब आखिर क्या संकेत दे रहे हैं, इसे आप भी समझने की कोशिश कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दोस्तों, देश तुष्टीकरण की राजनीति के खिलाफ है। तुष्टीकरण की राजनीति क्या होती है, इसे मैं आपको समझाना नहीं चाहता हूं। आप अच्छी तरीके से समझते हैं किस तरीके से पूर्व में तुष्टीकरण की राजनीति हुई है। दोस्तों, नेताओं की सियासी फाइट भी आप देख रहे हैं। अब आपको मैं दिखाता हूं पीएम के बयान पर देश के मुस्लिम समाज क्या कह रहे हैं। मैनिफेस्टो में जो बातें नहीं हैं उसको आप लाकर इस तरीके से परोस रहे हैं ताकि जो हिंदू भाई हैं उनको मुसलमानों से जो है चिढ़ हो जाए। इस तरीके का भ्रामक बातें जो हैं किसी प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देती। कि देश के अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के बीच केवल और केवल विवाद की स्थिति पैदा करने के लिए कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो की तैयारी कर रही है। देश में जितना संविधान ने हक हिंदू भाइयों को दिया है उतना ही संविधान मुसलमानों को दिया है। इसलिए मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कह सकता हूं, जिस तरीके की भारतीय जनता पार्टी झूठ की राजनीति करती है उसका कांग्रेस पार्टी मुंह तोड़ जवाब दे रही है। दोस्तों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं मोहम्मद अली जिन्ना के 14 पॉइंट के बारे में जो 1929 में उन्होंने कहा था। उसमें भी बात हुई थी कि मुसलमानों को जो हक है वो फेयर रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। तो सवाल यह है कि जब कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यकों की बात कर रही है मैनिफेस्टो में और पूर्व में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का बयान है जिसमें वो माइनॉरिटीज के साथ में स्पेशली मुसलमानों का जिक्र करते हैं, तो इसका क्या मतलब है ये आपको सोचना चाहिए। दोस्तों, अब मैं दूसरे सवाल पे आना चाहता हूं। दोस्तों, नेता जो होता है वो जनता का पैसा लूटने की कोशिश करता है और इसको अल्टीमेटली जो है उसका भुगतान जनता करती है। दोस्तों, भ्रष्टाचार नेता करता है और भुगतती है जनता। पश्चिम बंगाल में एक झटके में 23,000 शिक्षकों की नौकरी चली गई। दोस्तों, मैं आपको 2 तस्वीरें दिखाना चाहता हूं जहां करीब 2 साल पहले ममता बनर्जी की सरकार में मंत्री रहे पार्थ चैटर्जी के कई ठिकानों से करोड़ों कैश मिला था। यही नहीं, उनके करीबी अर्पिता बनर्जी के घर से भी करोड़ों रुपए जांच एजेंसी ने बरामद किए थे। आज और अब ये दूसरी तस्वीर ध्यान से देखिए। दोस्तों, ये तस्वीर है, ये 2 युवा अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए टीचर बनने की परीक्षा देते हैं। किसी को नौकरी मिलती है तो किसी को निराशा हाथ लगती है। दोस्तों, ये है पश्चिम बंगाल का हाल। ये कैसा सिस्टम है दोस्तों, सोचिए। ममता राज में टीएमसी के नेता नोट छिपाते हैं और नोट छापते भी हैं और युवा शिक्षक नप गए। दोस्तों, इन तस्वीरों को गौर से देखिए। आज भी ये तस्वीरें आप नहीं भूले होंगे
जब ममता सरकार में शिक्षा मंत्री रहे पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी के ठिकानों से इतना कैश बरामद हुआ कि जांच एजेंसियां ही नहीं, पूरा देश सन्न रह गया था। और अब ये तस्वीरें देखिए, इस तरह के भ्रष्टाचार के असर का दुष्परिणाम। दरअसल जिन्हें स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के तहत पश्चिम बंगाल में शिक्षक बनने का मौका मिला, उन्हें अपनी नौकरी खोने का खतरा दिख रहा है, जबकि जिन्हें नौकरी नहीं मिली वो आज भी भटक रहे हैं। इससे पहले कि हम सिस्टम के सताए इन दोनों ही तरह के लोगों का दर्द बयां करें, पहले बताते हैं कि कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश से कैसे एक ही झटके में 23,000 से ज्यादा लोगों की नौकरी खतरे में पड़ गई है। दरअसल कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को झटका देते हुए शिक्षक भर्ती रद्द कर दी है। यही नहीं, कुछ ही हफ्तों में वेतन लौटाने का भी आदेश दिया है। 2016 का जो सिलेक्शन प्रोसेस हुआ है, ग्रुप सी, ग्रुप डी, 9, 10, 11, 12 कंडक्टेड बाय वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन, उसको पूरा कैंसिल कर दिया है और डायरेक्शन दिया है कि फ्रेश प्रोसेस होगा। इसमें टेंडर प्रोसेस जो है पूरा फॉल्स टेंडर प्रोसेस हुआ था, इसलिए टेंडर प्रोसेस को भी कैंसिल किया। अब इस फैसले से इलियास बिस्वास जैसे शिक्षकों को अपनी नौकरी खतरे में पड़ती दिख रही है। इलियास का दावा है कि सीबीआई ने 5,000 लोगों की नियुक्ति को गैर कानूनी बताया था। इलियास का आरोप ये भी है कि बंगाल की सरकार ने केवल गैर कानूनी तौर पर नौकरी हासिल करने वालों के पक्ष में वकालत की है, जबकि वो 2016 के पैनल के तहत एक योग्य कैंडिडेट हैं। जेन्युइन जो प्रार्थी है, कैंडिडेट है, उसका आज भुक्तभोगी हो रहा है। दूसरी ओर मौसमी घोष दास जैसे युवा भी हैं, जिनका दावा है कि वो एक योग्य कैंडिडेट थी, लेकिन धांधली के चलते उन्हें नौकरी नहीं मिल पाई। हम लोगों को इस लड़ाई को शेष देखने का उम्मीद उसका ज्यादा है ना। हम लोगों का ये चैलेंज है जे ये जे नौकरी हमारा योग्य चाकरी प्रार्थी हमको ये नौकरी जरूर मिलेगा। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल सरकार ने 2024 में सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ भर्ती किया था। तब 24,640 रिक्त पदों के लिए 23 लाख से अधिक लोगों ने भर्ती परीक्षा दी थी। अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इस फैसले को गैर कानूनी बताते हुए विरोध किया है। ममता इस मामले को केंद्र सरकार की गलती बता रही है, जबकि बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर है। स्टेट गवर्नमेंट को रिजाइन करना चाहिए, क्यों ना, ये स्टेट गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कैम है। देखिए आज इसी इंक्वायरी के अंदर क्या हो रहा है, हमारे जो पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री जेल में है। चुनावी मौसम में ममता बनर्जी को शायद ये तस्वीरें याद होंगी, जब शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के 2 फ्लैट से जांच एजेंसी ने करोड़ों रुपए जब्त किए थे। उस दौरान 44 घंटे की रेड में करीब 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश बरामद किया गया था। इनमें 1-1 किलो की 3 सोने की ईंटें भी थी, आधा किलो के 6 सोने के कंगन और अन्य ज्वेलरी भी शामिल थी। सवाल यह है कि आखिर नेताओं के भ्रष्टाचार की वजह से 23,000 से ज्यादा लोगों पर बेरोजगार होने का खतरा क्यों मंडरा रहा है? कौन है इसके लिए जिम्मेदार? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दोस्तों, कोर्ट के आदेश को ममता बनर्जी ने गैर कानूनी बताया, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, इस भर्ती में 5 से 15 लाख रुपए तक की रिश्वत ली गई थी। इस मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट की कई शिकायतें मिली थी। उस समय पार्थ चैटर्जी बंगाल के शिक्षा मंत्री भी थे। भर्ती प्रक्रिया 2016 में शुरू हुई थी दोस्तों। कई उम्मीदवारों को नंबर कम होने के बावजूद नौकरी दे दी गई थी। कोई पारदर्शिता नहीं थी दोस्तों। हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे और अब कलकत्ता हाईकोर्ट ने स्कूल शिक्षक भर्ती पर पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है उसको रद्द करने का आदेश दिया है। खास बात यह है दोस्तों, ये बड़ी बात है कि सिर्फ एक को छोड़कर बाकी सभी को वेतन लौटाने का भी आदेश दिया गया है। इस मामले में सोमा दास का मामला अपवाद है, क्योंकि वो कैंसर पीड़ित है दोस्तों। उनकी नौकरी सुरक्षित रही है। दोस्तों,
अब मैं मूव करना चाहता हूं तीसरे सवाल के बारे में। दोस्तों अब मैं बात करूंगा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। जी हां दोस्तों अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और उनकी मुश्किलें कम नहीं हो रही है। अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कुछ और होता कुछ और है। वो बड़ी उम्मीद लेकर उन्होंने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दाखिल की थी और इंसुलिन दिलाए जाने की मांग भी की थी। दोस्तों केजरीवाल चाहते थे कि कोर्ट जो है वो तिहाड़ प्रशासन से उन्हें इंसुलिन मुहैया करने की बात करे, लेकिन कोर्ट ने कहा कि ये मेडिकल बोर्ड तय करेगा। दोस्तों ये क्या है मेडिकल बोर्ड? दोस्तों मेडिकल बोर्ड जो है इसका गठन एम्स के डायरेक्टर करेंगे। उसी मेडिकल बोर्ड से तिहाड़ जेल प्रशासन अरविंद केजरीवाल के इलाज पर सलाह लेगा। बड़ी बात यह है कि इस बोर्ड में सीनियर डायबिटोलॉजिस्ट भी शामिल होंगे जो डायबिटीज के स्पेशलिस्ट हैं। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि वो रोज इंसुलिन मान रहे थे। आम आदमी पार्टी के नेता भी बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर यही बात कहते आए, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि भाई उनको कितनी इंसुलिन की जरूरत है ये ऑब्वियसली मेडिकल बोर्ड और स्पेशलिस्ट तय करेंगे। दोस्तों एम्स का मेडिकल बोर्ड जल्द से जल्द कोर्ट को अपनी रिपोर्ट भी सौंपेगा। रिपोर्ट में बोर्ड ये बताएगा दोस्तों कि अरविंद केजरीवाल को अभी इंसुलिन की जरूरत है या नहीं, मतलब पूरा प्रोसेस साइंटिफिक होगा। दोस्तों अरविंद केजरीवाल की एक और मांग भी थी और उन्हें यह कहा था कि भाई हर दिन 15 मिनट के लिए उन्हें उनके एक निजी डॉक्टर से बात करने की जाए। दोस्तों इस पर कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की सेहत के बारे में अगर किसी फाइनल डिसीजन पे पहुंचना है तो इसका डिसीजन जो है वो तिहाड़ जेल प्रशासन लेगा एम्स के मेडिकल बोर्ड की सलाह के बाद। यानी ये भी मेडिकल बोर्ड तय करेगा जो एक स्पेशलिस्ट बोर्ड है। दोस्तों अरविंद केजरीवाल ने एक लेटर में लिखा था कि एक दिन में 3 बार उनका शुगर लेवल हाई हो रहा है। कोर्ट ने उनकी सेहत को लेकर तिहाड़ जेल प्रशासन से कहा कि आप उनकी सेहत का ख्याल रखिए पूरी तरीके से। साथ ही बात बड़ी यह है दोस्तों कि जब भी जरूरत होगी तब मेडिकल बोर्ड अरविंद केजरीवाल से निजी रूप से जेल में मिलकर उनकी जांच भी कर सकता है। वैसे अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ी बात यह है कि उन्हें घर का खाना मिलता रहेगा जो चाह रहे थे दोस्तों लेकिन यह खाना उनको प्राइवेट डॉक्टर के हिसाब से नहीं, 1 अप्रैल के आदेश के लिए दोस्तों ये कहा गया है कि अब इसका भी जो डिसीजन है वो मेडिकल बोर्ड ही लेगा दोस्तों, और वो मेडिकल बोर्ड एक डाइट चार्ट को रेडी करेगा। दोस्तों मैं बड़ी बात इसमें आगे ये कहना चाहता हूं कि जब ये मेडिकल बोर्ड का गठन हो गया है और मेडिकल बोर्ड जो सोल्यूशन देगा, जो सुझाव देगा उनके डाइट चार्ट को, उसी हिसाब से उनका डाइट चार्ट भी तैयार किया जाएगा। कोर्ट ने कहा है कि जेल अथॉरिटी एम्स के सीनियर डायबिटोलॉजिस्ट के साथ मिलकर एक बोर्ड का गठन करेगी और वो बोर्ड अपनी रिपोर्ट में जो कोर्ट में उनको दायर करना होगा उसमें वो बताएंगी कि क्या अरविंद केजरीवाल जी को अभी इंसुलिन की ज़रूरत है या नहीं है। दोस्तों हालांकि आम आदमी पार्टी कोर्ट के फैसले का स्वागत कर रही है, राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला अरविंद केजरीवाल के लिए राहत कैसे है ये ऐसा सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं, सुनिए। बार बार केंद्र सरकार की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा था नहीं जी सारे स्पेशलिस्ट जेल में हैं। आज कोर्ट के फैसले से ये बात साफ हो गई कि तिहाड़ जेल में कोई भी डायबिटीज़ का स्पेशलिस्ट नहीं है और कोर्ट ने कहा कि एम्स एक मेडिकल बोर्ड बनाए, उसके अंदर वो डायबिटीज़ के स्पेशलिस्ट हों जो तय करें कि अरविंद केजरीवाल जी की क्या इलाज होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी को कैसे कोई इस तरह से सभी केसों में जमानत मिल सकती है? ये तो एक उनकी बार बार जमानतें डालकर मैं समझता हूँ कि ये दिखाने की कोशिश है कि मुझे जेल में डाला गया है, मुझे जेल में डाला गया। तो आज कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट कर दिया कि ना केवल बेल रिजेक्ट की बल्कि 75,000 रुपये का उनको जुर्माना भी लगाया है पिटिशनर को। मुझे लगता है कि देखिए हमें कहीं ना कहीं कानून का सम्मान करना चाहिए और इस तरह से कानून का मजाक नहीं बनाना चाहिए। मैं तो अरविंद केजरीवाल जी के चाहने वालों को यही कहना चाहता हूं। दोस्तों मेरा मानना यह है कि अब इस पूरे मामले में कंट्रोवर्सी बंद होनी चाहिए क्योंकि अब एम्स के डायरेक्टर के अंदर मेडिकल बोर्ड गठन होगा और एम्स जो है वो सर्वोच्च स्थान है। दोस्तों लगता है कि देश की राजधानी दिल्ली कभी प्रदूषण मुक्त नहीं हो सकती। दिल्ली का एक बड़ा कूड़ा दोस्तों एक आग से धधक रहा है।
फायर ब्रिगेड की टीम भी आग बुझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस बीच दिल्ली की राजनीति में भी आग भड़क रही है। गाजीपुर के कूड़ा घर को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी से सवाल पूछे तो आम आदमी पार्टी भी पलटवार कर रही है, लेकिन दिल्ली वालों के दर्द को सुनना सबसे जरूरी है। दिल्ली में दहकता कूड़े का पहाड़ देखकर लग रहा है कि कोई ज्वालामुखी फूट पड़ा है। दिल्ली के गाजीपुर स्थित कूड़े के पहाड़ में 21 अप्रैल की शाम से आग धधक रही है। इसके चलते आसपास के इलाके बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं और लोग बेहाल हैं। यहाँ रहने वाले लोग इस बात को लेकर परेशान हैं कि जब तक आग नहीं बुझती तब तक धुआं कम नहीं होगा। लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। परेशानी बढ़ रही है। बालक बीमार रहते हैं, इसकी वजह से धुआं आता हो, घरन में बढ़ता है। धुआं हर साल दिन में होता है, क्या करें, हर साल यही हालत होती है सबकी। कोई कार्रवाई नहीं करती सरकार, कोई भी बन जाओ, चकाई की भी बन जाओ, कोई ना करे। यानी धुएं के प्रदूषण से वैसे ही दिल्ली आए दिन गैस चैम्बर बन जाती है। जी न्यूज की टीम यहाँ के कॉलोनी में रहने वाले लोगों के हालात जानने निकली तो पता चला लोग अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज पा रहे हैं। धुआं आ रहा था, हमें खांसी हो रही थी, जैसे कि बीमारी सी लग जाती है ना, जुकाम ये सब आ रहे हैं, उन्हें बीमारी पड़ रही है बहुत ज्यादा। बीमार होते हैं बच्चे, सबू होते हैं और खराश होती है, घर में सूख जाते हैं गले। वैसे आग काबू करने के लिए फायर ब्रिगेड की 10 से ज्यादा गाड़ियां पहुंची हुई हैं। 11 टीमें आग बुझाने में जुटी हैं। जो गीला ये होता है मेटल कबाड़, उसके दबे रहने से हीट पैदा होती है, फिर उसमें गैस बनती है, गैस से ही आग लगती है। एक तरफ आग काबू करने के लिए मशक्कत हो रही है तो दूसरी तरफ दिल्ली में सियासी आग भी भड़क गई है। बीजेपी इस आग को लेकर दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार पर हमला बोल रही है। दिल्ली के पहाड़ों को क्या हुआ उस वादे का? सिर्फ कोरी घोषणाएं, जमीन पे काम नहीं है। मशीनें जितनी लगी हैं आधी खराब है, जो मुझे जानकारी मिली है। और ये जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी दिख रही है, वहाँ पे भी मैं जा रहा हूँ, एक गाड़ी खराब पड़ी है। जबकि आम आदमी पार्टी बीजेपी पर पलटवार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का काम सिर्फ आरोप लगाना है। नगर निगम 15 साल उनके हाथ में रही और तब यहाँ पर कोई काम क्यों नहीं हुआ? और अब जिस प्रकार से नगर निगम के जो काम है वो उसमें बाधा डालने का काम हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का रहा, पर ये मौका नहीं है राजनीति करने का। जाहिर है दिल्ली को सुंदर बनाने को लेकर सभी राजनीतिक दल बड़े बड़े वादे और दावे करते आए हैं, लेकिन गाजीपुर के कूड़ा घर में लगी आग बता रही है कि आखिर दिल्ली क्यों दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है। हालांकि लैंडफिल साइट पर आग मामले में दिल्ली पुलिस ने धारा 336 और 278 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जवानों के बीच आज सियाचिन क्यों पहुंचे? एक बार फिर जैसे ही वो पहुंचे पाकिस्तान के पसीने छूट गए। दोस्तों, पाकिस्तान को 40 साल बाद भी भारतीय सेना के पराक्रम की गाथा सुनकर डर लगने लगता है। दोस्तों, आपको बताना चाहता हूं ऐसा क्यों। दोस्तों, सियाचिन दुनिया के सबसे बड़े ग्लेशियर्स में से एक है। इसकी लंबाई लगभग 76 किलोमीटर और चौड़ाई करीब 3 किलोमीटर की है, जिस पर भारतीय सेना ने पाकिस्तान की साजिश का भांडा फोड़ते हुए एक त्योहार के दिन तिरंगा लहराया था। उस वक्त भारतीय वीरों ने ऑपरेशन मेघदूत के जरिए पाकिस्तान की नापाक साजिश का भांडा फोड़ा था। दोस्तों, देश के रक्षा मंत्री क्यों सियाचिन पहुंचे? पाकिस्तान के किस ऑपरेशन की काट जो है वो ऑपरेशन मेघदूत के पास है? दोस्तों, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। दोस्तों, देखिए स्पेशल रिपोर्ट में। -60 डिग्री टेम्परेचर पर डटे हैं देश के वीर जवान। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में रक्षा मंत्री का शहीदों को सलाम। भारतीय सेना का 40 साल पहले चला गया ऑपरेशन मेघदूत आज भी देश को अपने वीरों की गाथा सुना
गर्वान्वित करता है। सियाचिन पर देश के वीरों की मौजूदगी खासकर पाकिस्तान जैसे नापाक पड़ोसी के सीने में खौफ पैदा कर देती है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दुनिया के सबसे ऊंचे रणभूमि यानी सियाचिन पहुंचे हैं। रक्षा मंत्री सेनाध्यक्ष के साथ भारतीय सेना की तैयारियों की समीक्षा भी कर रहे हैं। यहाँ युद्ध स्मारक पर देश के वीरों को याद किया जा रहा है, तो दूसरी ओर उन्हें खुद रक्षा मंत्री ऑपरेशन मेघदूत की सफलता की मिठाई खिला रहे हैं। रक्षा मंत्री ने कहा है कि देश में किसी भी पर्व की शुरुआत सैनिकों के साथ ही शुरू होनी चाहिए। आपको बता दें कि आज से 40 साल पहले बैसाखी के दिन भारतीय सेना ने सियाचिन में तिरंगा फहरा दिया था। मेरे अनुसार ठीक यही चीज हमारे पर्व त्योहारों पर लागू होनी चाहिए। दीपावली का पहला दिया, होली का पहला रंग, यह सब अपने इस भारत के रक्षकों के नाम होना चाहिए, हमारे सैनिकों के साथ होना चाहिए। पर्व त्योहार पहले सियाचिन और कारगिल की चोटियों पर मनाए जाने चाहिए, राजस्थान के तपते रेतीले मैदानों में मनाए जाने चाहिए, हिंद महासागर की गहराई में स्थित पनडुब्बी में सवार भारतीय नौसेना के नौसैनिकों के साथ मनाए जाने चाहिए। काराकोरम पर्वतीय श्रृंखला में लगभग 20,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे कठोर और ऊंचा सैन्य ठिकाना है, जहां सैनिकों को दुश्मनों के साथ साथ बर्फीले तूफान और तेज हवाओं से भी जूझना पड़ता है। आपको बता दें कि यह हालात कितने मुश्किल होते हैं। यहाँ किसी भी चीज को 15 सेकंड से ज्यादा देर तक छूना बेहद खतरनाक होता है। किसी का भी वजन घटना, याददाश्त कमजोर हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ भूख में कमी जैसी समस्या का भी सामना करना पड़ता है। मैदानी इलाकों के मुकाबले यहाँ सिर्फ 10% ऑक्सीजन ही होती है। सियाचिन समुद्र तल से 16 से 18,000 फीट ऊंचाई पर है और ये दुनिया के सबसे निर्जन और बीहड़ इलाकों में से एक है। ऐसे ही मुश्किल हालात में भारतीय सेना के ऑपरेशन मेघदूत ने वीरों की नई गाथा लिखी थी। अब सियाचिन को भारत के वीरों की राजधानी भी कहा जा रहा है। कि हमारी राजनीतिक राजधानी दिल्ली है, हमारी आर्थिक राजधानी मुंबई है और हमारा टेक्नोलॉजिकल कैपिटल या जिसे प्रौद्योगिकी संस्थान कहते हैं वह बेंगलुरु है। जिस तरह ये सभी जगह हमारी अलग अलग राजधानियां हैं, उसी तरह हमारे भारतीयों की वीरता और शौर्य की राजधानी सियाचिन है। अब हम आपको ऑपरेशन मेघदूत से जुड़ी शौर्य गाथा भी सुनाते हैं। दरअसल उन दिनों पाकिस्तान सियाचिन पर कब्जा करना चाहता था। उसने अपने ऑपरेशन का नाम अबाबील भी दिया था। भारतीय सेना को जैसे ही पाकिस्तानी सेना की साजिश की खुफिया जानकारी मिली, भारतीय सेना ने अपने 300 सैनिकों को ग्लेशियर में तैनात कर दिया और भारतीय सेना ने 13 अप्रैल 1984 को सियाचिन में भारतीय तिरंगा लहरा दिया। खास बात यह है कि उस दिन बैसाखी थी। पाकिस्तान सोच भी नहीं पाया कि किसी त्योहार के दिन भारत ऐसा कुछ कर भी सकता है। दोस्तों, सियाचिन पर पाकिस्तान की साजिश का भांडाफोड़ होने के 40 साल बाद अब पीओके को लेकर भी भारत सरकार साफ करना चाहती है कि पीओके हमारा हिस्सा है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग भी अब यही चाहते हैं और ये मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि खुद रक्षा मंत्री ने इस पर यह बात कही है। भाइयों, पीओके हमारा था, पीओके हमारा है, पीओके हमारा रहेगा। चिंता मत करो, भारत की ताकत बढ़ रही है। भारत का डेवलपमेंट जितनी तेजी के साथ हो रहा है, भारत की प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय जगत में जिस तरीके से बढ़ रही है, भारत की अर्थव्यवस्था जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, अब पीओके के हमारे भाई बहन स्वयं ही मांग करेंगे कि हम भारत के साथ रहना चाहते हैं। दोस्तों, आजकल चीन जो है वो बहुत डरा हुआ है और एक बहुत बड़ा डरपोक देश है दोस्तों चीन। दोस्तों, जब भी कोई डरता है तो सामने वाले पर चिल्लाता है या फिर उसे उकसाने की कोशिश करता है। अपने बिल्कुल करीब भारत के शक्तिशाली ब्रह्मोस मिसाइल को देखकर दोस्तों चीन बौखला गया है और इस बौखलाहट में अपने पड़ोसी देश फिलीपींस को डराने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, जब से भारत का शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र
ब्रह्मोस मिसाइल जब से चीन के करीब फिलीपींस तक पहुंचा है, चीन दहशत में है। ब्रह्मोस की काट निकालने के लिए चीन फिलीपींस को डराने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। चीन ने फिलीपींस के बेहद करीब अपने ड्रोन को भेजा ताकि फिलीपींस डर जाए, लेकिन चीन का यह कदम बताता है कि असली डर फिलीपींस को नहीं बल्कि चीन को है दोस्तों, क्योंकि अब साउथ चाइना सी के बिल्कुल करीब अमेरिकी सेना भी आ चुकी है और अब ब्रह्मोस भी आ चुका है दोस्तों। फिलीपींस और अमेरिकी सेना का साझा युद्ध अभ्यास आज से शुरू हो चुका है। मिलिट्री डील में अब जापान की सीमाएं दोस्तों, उसके पास में उसकी सेनाएं भी शामिल हो चुकी, मतलब जापान, यूएस और फिलीपींस 16,000 सैनिक साझा युद्ध अभ्यास में शामिल है दोस्तों। सबसे बड़ी बात यह है कि फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के सैनिक भी कुछ दिन में जॉइंट ऑपरेशन करने वाले हैं, मतलब 5 देश चीन को घेरने के लिए एक साथ आएंगे। इस ड्रिल में समुद्री और हवाई हमलों का अभ्यास होगा, मतलब एयर और सी दोस्तों दोनों। 3 हफ्ते तक शी जिनपिंग की धड़कनें दोस्तों इतनी बढ़ी हुई होंगी क्योंकि यूएस की सेना 10 मई तक चीन के इतने करीब मौजूद होगी और हमारा ब्रह्मोस भी वहीं होगा। लेकिन चीन को सबसे पहले घेरा है हमने, भारत ने, जिससे फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल दिए दोस्तों। तो भड़के चीन ने अपना खतरनाक ड्रोन भी उड़ाने का फैसला कर लिया है, पर इससे होना कुछ नहीं है दोस्तों। देखिए अभी फिलीपींस ने ठीक ढंग से भारत के ब्रह्मास्त्र की तैनाती भी अपने देश में नहीं की होगी, लेकिन इस ब्रह्मास्त्र ने चीन को इस कदर टेंशन दी है कि मजबूरी में चीन को फिलीपींस को डराने के लिए अपना ड्रोन उड़ाना पड़ा। भारत के इस ब्रह्मास्त्र का नाम है ब्रह्मोस मिसाइल। बीते शुक्रवार को ही भारत ने चीन के सताए फिलीपींस को ब्रह्मोस की डिलीवरी की थी। भारतीय वायुसेना के ट्रांसपोर्ट विमानों से मिसाइल फिलीपींस पहुंची थी। इसके एक दिन बाद ही शी जिनपिंग ने फिलीपींस को डराने के मकसद से अपनी आर्मी को ऑर्डर दे दिया, जिसके बाद चीनी सेना ने अपने WZ-7 सोरिंग ड्रैगन ड्रोन को फिलीपींस के बेहद करीब भेज दिया। चीन का यह ड्रोन दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में उड़ते देखा गया। WZ-7 ड्रोन एक सर्विलांस ड्रोन है जिसकी मदद से खुफिया जानकारी जुटाई जाती है। चीन का यह जासूसी ड्रोन 60,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है, जिसकी रेंज लगभग 4,350 मील है। इसका इस्तेमाल चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी और नेवी दोनों करती है। फिलीपींस में चीन के सर्विलांस ड्रोन का दिखना और भारत से फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल मिलना दोनों चीन की बेचैनी को बताने के लिए काफी हैं। सवाल है, क्या ड्रोन के जरिए चीन ब्रह्मोस के बारे में जानकारी जुटाना चाहता है? सवाल तो ये भी है, क्या चीन उस ठिकाने का पता लगाना चाहता है जहां फिलीपींस ब्रह्मोस को तैनात करेगा? ब्रह्मोस एक अत्याधुनिक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और ये लैंड से भी यूज कर सकते हैं इसको, हम सी से भी यूज कर सकते हैं, बाई एयर भी यूज कर सकते हैं इसको। तो ब्रह्मोस का जो एक्विजिशन है वो एक बहुत शक्ति प्रदान करेगा फिलीपींस को चाइना के थ्रेट को काउंटर करने के लिए। चीन ने ड्रोन के अलावा समंदर में मिलिट्री ड्रिल के जरिए भी फिलीपींस को आंख दिखाने की कोशिश की है। चीन की नौसेना ने साउथ चाइना सी में लड़ाकू विमानों और युद्धपोत से मिसाइलें दागकर फिलीपींस को डराने की कोशिश की। 2 दिन के अंदर चीन के ये 2 कदम बताते हैं कि चीन ब्रह्मोस मिसाइल की तैनाती से किस तरह भयभीत है। चीन की टेंशन इस बात की है कि अब भारत चीन सीमा के साथ साथ चीन फिलीपींस बॉर्डर पर भी ब्रह्मोस की तैनाती होगी। अब तो चीन के एक और पड़ोसी वियतनाम ने भी ब्रह्मोस में दिलचस्पी दिखाई है, जो चीन के लिए खतरे की घंटी है। इसलिए चीन अपने पड़ोसियों को डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इससे ना तो फिलीपींस डरने वाला है और ना ही कोई दूसरा देश। अब तो चीन के लिए परेशान करने वाली खबर यह है कि अमेरिका, फिलीपींस और जापान की सेनाएं साझा युद्धाभ्यास कर चीन को चुनौती देने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दोस्तों, चीन की विस्तारवादी नीति, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को भारत जो है हर मोर्चे पर उसका जवाब दे रहा है और यूएस भी भारत का इस पूरी के पूरे ऑपरेशन में सहयोग दे रहा है। कैसे चीन को घेरा जा रहा है ये आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो शी जिनपिंग भले कितना भी दिखे अग्रेसिव, पर हालत बड़ी खराब है। दोस्तों, भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल भेजी जो साउथ चाइना सी में फिलीपींस को चीन का
हमला करने में या चीन से भिड़ने में मदद करेगी। दोस्तों, इसके साथ में अमेरिका के नए टाइफून मिसाइल्स भी यहीं पे तैनात हैं और अमेरिका की 4 बेस जो है दोस्तों वो साउथ चाइना सी के अंदर मौजूद है। दोस्तों इसके साथ में अगर आप देखेंगे जापान जो है वो और यूएस भी स्ट्रॉन्ग अलायंस पार्टनर्स है। यूएस और इंडिया अलायंस पार्टनर्स है, जापान और यूएस अलायंस पार्टनर है। दोस्तों जापान जो है उसके साथ में अगर आप देखेंगे अब यूएस जो है, यूएस के साथ में ऑस्ट्रेलिया भी इस युद्ध अभ्यास के अंदर मौजूद है। तो ऑस्ट्रेलिया दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में भी यूएस का एक बेस है। तो यूएस ने चीन को हर तरफ से गेज करने की कोशिश की है। यूएस का बेस सिर्फ यही नहीं दोस्तों, साथ में सिंगापुर पे भी बेस है। मतलब ये सब ऑब्जेक्टिव इसका यही है दोस्तों कि साउथ चाइना सी में चीन को चारों तरफ से घेरा जाए और यहां पे इसीलिए यूएस ने थाईलैंड में भी बेस बना रखा है। मतलब साउथ चाइना सी में अगर आप देखेंगे कि चाइना जो है वो अकेला है और यही इसीलिए साउथ कोरिया के अंदर भी चीन ने बेस बना के रखा है और गुआम के अंदर भी यूएस का बेस है। मतलब ओवरऑल अगर आप देखेंगे साउथ चाइना सी में अगर कभी भी चीन किसी पे भी हमला करने की कोशिश करेगा वहां पे यूएस के 4 बेस हैं और उसके साथ में हमारे देश का ब्रह्मोस मिसाइल भी चीन के नेबर्स को दिया जा रहा है जिससे चीन कंट्रोल में रहे। दोस्तों चीन पर भरोसा करना ठीक वैसा ही है जैसे चांद का दिन में निकलना। चांद की बात इसीलिए मैं कर रहा हूं और इसलिए करना जरूरी है दोस्तों क्योंकि चीन की एक चालबाजी सामने आई। दोस्तों आपने अगला सवाल जो मुझसे पूछा है ये मैं उसका जवाब दे रहा हूं। जी हाँ, कि क्या चांद पर भी चीन कब्जा करना चाहता है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि चांद पर भला कैसे कोई कब्जा कर सकता है, लेकिन ये चीन है जो सागर पर भी कब्जा करने की मंशा रखता है, पहाड़ पर भी कब्जा करने की मंशा रखता है और अब वो चांद पर भी कब्जा करने की कोशिश कर रहा है और रणनीति बना रहा है। दोस्तों ये खुलासा है अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किया है। दोस्तों खुलासा हुआ है कि चीन अंतरिक्ष में गुप्त सैन्य अभियान चला रहा है। सिविलियन स्पेस प्रोग्राम की आड़ में चीन सैन्य अभियान चला रहा है। दोस्तों ये दावा किया है नासा प्रमुख बिल नेल्सन ने। नेल्सन के मुताबिक चीन चांद पर स्थायी अड्डा बनाना चाहता है, एक परमानेंट स्टेशन। चांद के कुछ हिस्सों पर वो कब्जा करना चाहता है और उसको चाइना की टेरिटरी डिक्लेयर करना चाहता है। पिछले साल ही दोस्तों चीनी वैज्ञानिकों ने चांद पर बेस बनाने का ऐलान किया था जिसकी शुरुआत 2022 में चीन ने अंतरिक्ष में अपना स्टेशन बनाकर करी थी। दोस्तों मतलब साफ है, ये सिविलियन ऑपरेशन के चक्कर में ये चाइना जो है वो अंतरिक्ष में भी वॉरफेयर शुरू करना चाहता है। ये बड़ी बात है। दोस्तों मैं बात करना चाहूंगा हमारे पड़ोसी फटीचर पाकिस्तान की। पाकिस्तान में वैसे तो कभी कदार की कोई विदेशी मेहमान आता है, लेकिन जब आता है तो पाकिस्तान की एक ही उम्मीद रहती है, उसके कटोरे में कुछ ना कुछ आ जाए। दोस्तों ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी पाकिस्तान के दौरे पर पहुंचे हैं। इसी पर आपने मुझसे जो अगला सवाल पूछा उसका जवाब दूंगा कि भाई क्या ईरान पाकिस्तान को बलि का बकरा बनाएगा। इस सवाल का जवाब मैं आपको अगली रिपोर्ट में दूंगा दोस्तों, लेकिन उससे पहले आज पाकिस्तान की एक चालबाजी के बारे में आपको बताना चाहता हूं। आज पाकिस्तान ने कहा कि ईरान के राष्ट्रपति ने कश्मीर पर पाकिस्तान का समर्थन किया है, लेकिन सच्चाई यह है दोस्तों कि इब्राहिम रईसी ने एक बार फिर कश्मीर का नाम ही नहीं लिया। रईसी के सामने ही पाकिस्तान भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। रईसी के पाकिस्तान से लौटने के बाद पाकिस्तान को बलि का बकरा बनना पड़ सकता है। दोस्तों इजराइल से तनाव के बीच ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी अपने बिरादर मुल्क पाकिस्तान के दौरे पर पहुंचे हुए हैं। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ के दोबारा प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार कोई विदेशी मुखिया पाकिस्तान आया है। इब्राहिम रईसी के आने से शहबाज शरीफ के चेहरे की रौनक थोड़ी बढ़ गई है, क्योंकि पाकिस्तान के कटोरे में ईरान से कुछ भीख मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। इब्राहिम रईसी के साथ जिस वक्त शहबाज शरीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उस दौरान शहबाज शरीफ अपने अधिकारियों के साथ खुसर फुसर कर रहे थे। देश में एक मेहमान आया है, लेकिन शहबाज रईसी के सामने ही खुसर फुसर करने में व्यस्त थे। ईरान और पाकिस्तान के बीच इस साल की शुरुआत से तलखी बनी हुई थी। ईरान ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर एयर स्ट्राइक किया था और पाकिस्तान में मौजूद आतंकियों को मार गिराया था। इसके जवाब में पाकिस्तान ने भी ईरान पर स्ट्राइक कर दिया था। हालात ये थे कि दोबारा ईरान ने पाकिस्तान पर हमला किया था। जनवरी से ही दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ है।
ईरान और पाकिस्तान एक दूसरे पर आतंकवादी समूहों को पनाह देने का आरोप लगाते हैं। ऐसे में इब्राहिम रईसी के आने से पाकिस्तानी उम्मीद लगाए हैं कि ईरान से झगड़ा बंद होगा और नए संबंध बनेंगे। दरअसल पाकिस्तान ईरान के साथ मिलकर गैस पाइपलाइन बिछाना चाहता है ताकि पाकिस्तान और ईरान दोनों का व्यापार चलता रहे। दोनों देशों के बीच गैस पाइपलाइन पर अमेरिका को आपत्ति है। अब पाकिस्तान अगर ईरान से गैस पाइपलाइन डील करता है तो उसे अमेरिका की पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर पाकिस्तान गैस पाइपलाइन समझौते का उल्लंघन करता है तो ईरान उसे अंतर्राष्ट्रीय अदालत में घसीट सकता है। तब इस्लामाबाद को 18 अरब अमेरिकी डॉलर के जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है, जिसे चुकाना पाकिस्तान के बस की बात नहीं होगा। ऐसे में पाकिस्तान के लिए ईरान से गैस पाइपलाइन का समझौता एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई वाली स्थिति जैसा हो गया है। अभी 2 दिन पहले ही अमेरिका ने पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया। उसने पाकिस्तान की मिसाइलों को तकनीक देने वाली 3 चाइनीज और 1 बेलारूस कंपनी को बैन कर दिया है। दोस्तों, आज सिर्फ एक ही लर्निंग है। आज हिंदुस्तान आर्थिक शक्ति है, सैन्य शक्ति है और ग्लोबल शक्ति के रूप में मर्ज हुआ है। वहीं पाकिस्तान, जिसने सिर्फ और सिर्फ आतंक फैलाने की कोशिश करी, आज उसका फाल दे सकते हैं कि आज उसका बंटाधार हर फ्रंट पे हुआ है। मैं ऐसा आपके सवाल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल रात 8 बजे आपका फिर इंतजार करूंगा। नमस्कार।